Today we discuss question adopted from CA Inter May 2013 paper. ABC Limited issued 1,50,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 10. तो 10 रुपए का शेयर से 10 रुपए प्रीमियम के साथ बेचा है, मतलब इश्यू प्राइस 20 रुपीज हो गया। 10 रुपए उसका फेस वैल्यू है और नॉमिनल वैल्यू, और 10 रुपया प्रीमियम है, मतलब 10 रुपए का शेयर 20 रुपीज में बेच रहे हैं। The entire issue was underwritten as follows. तीन अंडरराइटर्स है X, Y and Z। अब यहाँ पर अगर टोटल करोगे यूज द कैलकुलेटर 90,000, 37,500 and 22,500, इन तीनों का टोटल करोगे you will get the total as 1,50,000. So this issue is entirely underwritten by X, Y and Z. Along with that they have given the firm underwriting. तो X का फर्म अंडरराइटिंग है 12,000 शेयर्स, Y के लिए 4,500 और Z के लिए 15,000। Z के लिए 15,000। अगर आप यहाँ पर टोटल करोगे 15 प्लस 12 दैट इज 27 प्लस 4, 27 प्लस 4 दैट इज 31,500 का फर्म अंडरराइटिंग है, मतलब इतना शेयर्स तो वो कंफर्म खरीदने वाले ही है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द कंपनी एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, मतलब ये अंडरराइटर्स जो कंफर्म खरीदने वाले उसको छोड़कर, एंड मार्क एप्लीकेशन, मतलब जिस पर स्टैम्प लगा हुआ है, पब्लिक से आया लेकिन स्टैम्प लगा हुआ है, वो एप्लीकेशन छोड़कर बाकी सब्सक्रिप्शन जो कंपनी को मिला वो 22,500 है। मतलब इस 22,500 में मार्क एप्लीकेशन भी नहीं है और फर्म अंडरराइटिंग वाला भी नहीं है। मतलब ये कौन सा है? पब्लिक से आया हुआ एप्लीकेशन है जिस पर कोई स्टैम्प नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट अनमार्क एप्लीकेशन। ये ऐसा एप्लीकेशन है जो अंडरराइटर्स ने नहीं किया है और ना तो पब्लिक से आया, ना तो उस पर किसी का स्टैम्प लगा हुआ है। मतलब ये जो एप्लीकेशन है दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक एंड अनमार्क। सो ये कौन सा हुआ? अनमार्क एप्लीकेशन। द मार्क एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग द फर्म अंडरराइटिंग वेयर एज फॉलोज। मार्क एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन जो पब्लिक से आया है, अंडरराइटर्स का नहीं है, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बोला है। मतलब अंडरराइटर्स का छोड़कर बाकी जो एप्लीकेशंस आया हुआ जिस पर स्टैम्प लगा हुआ है, मतलब दीज आर द एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक व्हिच आर मार्क विद द सील ऑफ अंडरराइटर। तो X का एप्लीकेशन है 50,000, Y का 30,000 और Z का 7,500। कमीशन पेएबल टू अंडरराइटर्स is at 5% of issue price. Earlier we have seen the question where commission was payable of nominal value, face value. अब यहाँ पर 5% किस चीज का देना है? इश्यू प्राइस। क्या है इश्यू प्राइस? फेस वैल्यू इज 10, प्रीमियम इज 10, तो इश्यू प्राइस इज 20 रुपीज। तो 20 रुपीज का 5% देना है। 20 रुपीज का 5%, 20 रुपीज इज द इश्यू प्राइस ऑफ वन शेयर। तो 20 रुपीज का 5% दैट कम्स टू 1 रुपीज। तो एक शेयर पर 1 रुपया कमीशन दे रहा है। एक शेयर पर 1 रुपया। कैसे आया 1 रुपया? तो इश्यू प्राइस का 5%। इश्यू प्राइस कितना है? तो फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपया प्रीमियम के साथ बेचेंगे, मतलब 20 रुपए में बेचेंगे एक शेयर। और 20 रुपए का 5%, 20 रुपए का 10% 2 रुपया होता है, तो 5% मतलब हाफ। तो 20 रुपए का 5% दैट कम्स टू 1 रुपी। तो एक शेयर पर 1 रुपया कमीशन देंगे। कमीशन पेबल टू अंडरराइटर्स इज 5% ऑफ इश्यू प्राइस। द बेनिफिट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन, मतलब ये 22,500 is to be given in the ratio of gross liability, and benefit of firm underwriting is to be given to individual underwriters. ये फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को ही देना है। मतलब ये 12,000 शेयर्स जो X खरीदने वाला है उसका क्रेडिट X को ही मिलेगा। ये 4,500 शेयर्स जो Y खरीदने वाला है उसका क्रेडिट Y को ही मिलेगा। और ये 15,000 शेयर्स जो Z खरीदने वाला है उसका क्रेडिट Z को ही मिलेगा। मतलब फर्म अंडरराइटिंग जब लेस करेंगे तब एक्चुअल रेशियो पर लेस करना है। अभी हमको तीन चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। पहला है डिटरमिन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर, मतलब वो स्टेटमेंट। दूसरा कंप्यूट द अमाउंट पेएबल और ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स को कितना अमाउंट देना है या फिर अंडरराइटर से कितना अमाउंट लेना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। अंडरराइटर्स को कितना अमाउंट देना है या फिर अंडरराइटर से कितना अमाउंट लेना है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। एंड तीसरा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सो देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट डिटरमिन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर, तो हमको वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर।
दूसरा है कंप्यूट द अमाउंट पेएबल और ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स से कितना पैसा लेना है या फिर अंडरराइटर्स को कितना पैसा देना है वो कैलकुलेट करना है। एंड फाइनली पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के साथ स्टार्ट करता है, दैट इज लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, तीन अंडरराइटर्स है, एक्स वाई एंड जेड। लास्ट वाला कॉलम है हमारा टोटल, लास्ट वाला कॉलम है हमारा टोटल। तो यहाँ पर ये लायबिलिटी है, राइट। See the first line, total number of shares issued to the public for subscription is 1,50,000, जिसमें से underwriters, 3 underwriters have underwritten this issue, X 90,000, Y 37,500, Z 22,500। ये आपका आ गया पहला लायबिलिटी, पहला लाइन दैट इज ग्रॉस लायबिलिटी। फर्स्ट लाइन दैट इज ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी 90,000, 37,500, 22,500, total is 1,50,000, total is 1,50,000, total is 1,50,000। यहाँ पर पहले तो आप जीरोस रिड्यूस करोगे, देन 25 से डिवाइड करते जाओगे, 5 से डिवाइड करते जाओगे, फाइनली यू विल गेट द आंसर रेशियो 12:5:3। यू विल गेट द आंसर 12:5:3। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, आप इतना रिड्यूस करते नहीं भी जाओगे, डायरेक्टली लास्ट के 2 जीरोस मिटा दोगे। You can write the ratio as 900:375:225 because calculator is allowed। आप कैलकुलेटर पर कितना भी बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर 5 से डिवाइड करते जाओगे, अल्टीमेटली आपका लास्ट वाला जो रेशियो आएगा दैट इज 12:5:3। इवन इफ यू डू नॉट रिड्यूस टू दिस वन, आप 900:375:225 लिख सकते हो। नेक्स्ट है द मार्क एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग द फर्म अंडरराइटिंग, अंडरराइटर्स का छोड़कर, मतलब ये पब्लिक वाला जो है जिस पर अंडरराइटर्स का स्टैंप लगा हुआ है, एक्स के लिए 15,000, वाई के लिए 30,000, जेड के लिए 7,500, उसको लेस करेंगे मार्क एप्लीकेशन। एक्चुअल पर 15,000, 30,000, 7,500, टोटल मिलाकर 52,500, टोटल मिलाकर 52,500। तो बैलेंस हो गया 90,000 माइनस 15,000 75,000, 37,500 माइनस 30,000 दैट इज 7,500, 22,500 minus 7,500 that is 15,000, and 1,50,000 minus 52,500, the answer is 97,500। What the next, total subscription received by the company excluding firm underwriting and mark। तो ये स्टैंप लगा हुआ एप्लीकेशन छोड़कर, अंडरराइटर्स का एप्लीकेशन छोड़कर बाकी बचा हुआ एप्लीकेशन जो कंपनी को मिला है 22,500, मतलब ये कौन सा हुआ, application received from public which are unmarked। तो unmarked application को कैसे डिवाइड करना, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। सो 22,500 is the unmarked application, total unmarked application 22,500, जिसको डिवाइड करेंगे 12:5:3 में, तो 12 + 5 17 + 3 20। तो 22,500 को 20 से डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 13,500, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 22,500 को डिवाइड करोगे 20 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 5 से एंड 3 से, तो यू विल गेट दिस आंसर। नो 75,000 माइनस 13,500 61,500, 7,500 माइनस 5625, द आंसर इज 1875, 15,000 माइनस 3375, द आंसर इज 11,625, and total 97,500 minus 22,500, the balance is 75,000। उसके आगे जो हमको माइनस करना है वो क्या है, फर्म अंडरराइटिंग। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग, द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। तो हर एक अंडरराइटर्स का जो फर्म अंडरराइटिंग है उसका बेनिफिट उसको ही मिलेगा, मतलब 12,000 का बेनिफिट एक्स को मिलेगा, 4,500 का बेनिफिट वाई को मिलेगा, 15,000 का बेनिफिट जेड को मिलेगा, मतलब ये कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, एक्चुअल पर। तो लेस फर्म अंडरराइटिंग, आपको पता है यहाँ पर फर्म अंडरराइटिंग जब लेस करते हैं 2 रेशियो होता है, या तो एक्चुअल या फिर ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी कब यूज करना होता है, व्हेन द बेनिफिट इज नॉट टू बी गिवन। यहाँ पर लिखा है बेनिफिट इज टू बी गिवन, यहाँ पर लिखा है बेनिफिट ऑफ अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। तो कौन से रेशियो में होगा, एक्चुअल। सो 12,000 4,500 and 15,000, टोटल इज 31,500।
तो 61,500 माइनस 12,000 इज 49,500, 1875 माइनस 4,500 तो एक्सेस आ गया 2625, 11,625 माइनस 15,000 तो एक्सेस आ गया 3375, and 75,000 minus 31,500 तो टोटल इज 43,500। अब y और z का एक्सेस है, y और z का एक्सेस है, वो अकेला ट्रांसफर होगा x को, यहाँ पर पॉजिटिव वाला x अकेला ही है जिसका लायबिलिटी, बाकी दोनों का तो एक्सेस आ गया एप्लीकेशन। इन दोनों का जो क्रेडिट है y और z का, वो क्रेडिट किसको ट्रांसफर करेंगे, x को। सो क्रेडिट ऑफ y एंड z एडजस्टेड, क्रेडिट ऑफ y एंड z एडजस्टेड, तो y और z का जो एक्सेस आ रहा है वो किसको ट्रांसफर करेंगे, x को। सो 2625 प्लस 3375 मिलाकर 6000 का क्रेडिट हो गया एक्सेस। तो 49,500 में से 6000 माइनस कर दिया 43,500, 2625 माइनस 2625 प्लस 0, 3375 माइनस 3375 प्लस 0, और यहाँ पर 6000 माइनस और ये दोनों मिलाकर 6000 प्लस, तो ये 0। तो नेट लायबिलिटी कितना आ गया 43,500, जो एक्स को ही खरीदना है, वाई और जेड को कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं खरीदना है, लेकिन उनका फर्म अंडरराइटिंग तो खरीदना ही है। तो फर्म अंडरराइटिंग को ऐड करेंगे एक्चुअल, जैसे हमेशा करते हैं। तो 12,000, 4,500 एंड 15,000 टोटल इज 31,500। सो अल्टीमेटली यहाँ पर एक्स हैज टू परचेस 55,500 शेयर्स, जिसमें से 12,000 उसका फर्म अंडरराइटिंग है और इसके अलावा 43,500 उसको एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदना है। वाई को टोटल शेयर्स खरीदने हैं 4,500 जो उसका फर्म अंडरराइटिंग है, इसके अलावा उसको एक भी शेयर्स और नहीं खरीदना है। जेड का टोटल लायबिलिटी 15,000 शेयर्स उसको खरीदने जो उसका फर्म अंडरराइटिंग है, इसके अलावा उसको एक भी शेयर्स नहीं खरीदना है। सो अंडरराइटर्स को टोटल मिलाकर 75,000 शेयर्स खरीदना है, जिसमें से 31,500 उनका फर्म अंडरटेकिंग था, उसके अलावा 43,500 शेयर्स खरीदने जो सिर्फ एक्स को ही खरीदना है। तो अगर आप देखोगे पोजीशन क्या है, टोटल 1.5 लाख का इशू है, जिसमें से 75,000 शेयर्स तो अंडरराइटर्स ही खरीदेंगे, मतलब बचे हुए 75,000 शेयर्स कौन खरीदने वाला है, पब्लिक। सो टोटल 1.5 लाख में से 75,000 शेयर्स तो अंडरराइटर्स ही खरीदेंगे, मतलब बचा हुआ 75,000 कौन खरीदने वाला है, पब्लिक खरीदने वाला है। पब्लिक का 75 कहां से आ गया आपका ये, तो मार्क एप्लीकेशन 52,500 प्लस अनमार्क 22,500, इन दोनों का आप टोटल करते हो, यू विल गेट द आंसर 75,000 जो पब्लिक खरीदने वाली है। जो कौन खरीदने वाली है, पब्लिक खरीदने वाली है। ये था आपके क्वेश्चन का फर्स्ट रिक्वायरमेंट, डिटरमिन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। अब आते हैं दूसरे वाले पर, कंप्यूट द अमाउंट पेएबल और ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स। हमको कैलकुलेट करना है कितना अमाउंट हमको अंडरराइटर्स को देना है या फिर कितना अमाउंट अंडरराइटर्स से लेना है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। सो टोटल लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर्स, हमने ये जो स्टेटमेंट बनाया था उसके हिसाब से एक्स को खरीदना होगा 55,500 शेयर्स, वाई को 4,500 एंड जेड को 15,000। तो ये रहा, एक्स हैज टू परचेज 55,500 शेयर्स, वाई 4,500, जेड 15,000, टोटल मिलाकर 75,000 शेयर्स उनको खरीदना है। तो अमाउंट रिसीवेबल एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर फ्रॉम अंडरराइटर्स, तो अंडरराइटर्स को 20 रुपए के हिसाब से पैसा भरना है। 20 रुपए कहां से आया, तो क्वेश्चन का पहला लाइन, 10 रुपए का शेयर्स है, 10 रुपए प्रीमियम के साथ बेचा है, 10 रुपए पर 10 रुपए प्रीमियम, मतलब 20 रुपया भरना है। तो एक्स को 55,500 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से कितना भरना होगा, 11,10,000। 55,500 मल्टीप्लाइड बाय 20, 11,10,000। Y has to pay 4,500 multiplied by 20, that is 90,000. Z has to pay 15,000 shares पर 20 रुपीस के हिसाब से कितना होगा, 3 lakhs। सो तीनों को मिलाकर टोटल भरना है 15 लाख रुपया। तीनों को कितना भरना है, 15 लाख रुपया। अब कंपनी उनको कमीशन भी देगी, अंडरराइटिंग कमीशन एट पेएबल एट द रेट ऑफ 5% ऑफ इश्यू प्राइस। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, 10 रुपए का शेयर 10 रुपया प्रीमियम के साथ, मतलब 20 रुपए में इश्यू होगा, तो इश्यू प्राइस जो है वो 20 रुपया है, उसका 5%, तो 20 रुपए का 5% मतलब 1 रुपया, तो एक शेयर पर 1 रुपया। तो एक्स का गारंटी कितने का, अंडरराइटिंग कितने का, 90,000, तो 90,000 शेयर्स पर 90,000 रुपीस देना होगा। वाई के लिए 37,500 का अंडरराइटिंग किया था, तो 37,500 कमीशन बनेगा। जेड का 22,500 शेयर्स पर 22,500 कमीशन बनेगा। तो इसे एक बार 1 रुपया एक शेयर पर कैसे आ रहा है, तो कमीशन देना है 5%, किसका 5%, इश्यू प्राइस का। इश्यू प्राइस क्या, देखो फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपया प्रीमियम के साथ, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपया प्रीमियम के साथ, मतलब 20 रुपए में बेचेंगे, 20 रुपए में इशू होगा।
तो 20 रुपए का 5% दैट कम्स टू 1 रुपीज। तो एक शेयर पर 1 रुपया कमीशन। तो एक्स के लिए 90,000 कमीशन आएगा, वाई के लिए 37,500 और जेड के लिए 22,500 कमीशन होगा। ये रहा अंडर राइटिंग कमीशन, एक्स के लिए 90,000, वाई के लिए 37,500, जेड के लिए 22,500, टोटल मिलाकर 1.5 लाख शेयर्स पर 1.5 लाख का कमीशन। तो पोजीशन क्या होगा देखो, एक्स से पैसा लेना है 11,10,000, एक्स को देना है 90,000, तो अल्टीमेटली एक्स से कितना वसूल करेंगे 10,20,000। वाई से कितना पैसा आने वाला है 90,000 और वाई को कमीशन का कितना देना है 37,500, तो अल्टीमेटली वाई से कितना रिकवर करेंगे 52,500। जेड से पैसा आने वाला है 3 लाख, 15,000 शेयर्स पर वसूल करना है 3 लाख और जेड को कमीशन देना है 22,500, सो अल्टीमेटली जेड से कितना वसूल करेंगे 2,77,500। तो टोटल पैसा तीनों अंडरराइटर से लेना है 15 लाख, तीनों को देना है 1,50,000, मतलब कंपनी विल रिकवर 15 लाख, कंपनी हैज टू पे 1,50,000, सो अल्टीमेटली कंपनी तीनों से रिकवर कितना करेगी 13,50,000। कितना रिकवर करेगी 13,50,000। देखो हमारे दो रिक्वायरमेंट कौन से थे, पहला था स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, दूसरा था कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल और ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स, एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट इज जर्नल एंट्रीज। थर्ड रिक्वायरमेंट इज जर्नल एंट्रीज। तो पहला एंट्री जो पब्लिक से पैसा आया उसका एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब कितने शेयर्स पर पैसा आया पब्लिक से, तो देखने के लिए देखो यहाँ पर टोटल इशू 1.5 लाख शेयर्स का है, जिसमें से 75,000 शेयर्स तो अंडरराइटर्स ही खरीदेंगे। टोटल इशू 1.5 लाख शेयर्स का है, जिसमें से 75,000 शेयर्स तो अंडरराइटर्स ही खरीदेंगे, मतलब पब्लिक विल अप्लाई फॉर 75,000 शेयर्स। तो पब्लिक ने 75,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पर 75,000 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से कितना आएगा 15 लाख रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है। बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20। ये 20 रुपए कहाँ से आया, 10 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम, 20 रुपए भरना है। 75,000 कहाँ से आया, सो टोटल इशू 1.5 लाख का है, जिसमें से 75,000 शेयर्स तो अंडरराइटर्स ही खरीदेंगे, मतलब बचा हुआ 75,000 किससे आया, पब्लिक से आया। और फिर ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, आधा आधा, 10 रुपया कैपिटल में, 10 रुपया प्रीमियम में। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 7,50,000 शेयर कैपिटल का, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 वो प्रीमियम का 7,50,000, आधा आधा 10-10, तो 15 लाख का आधा 7.5 लाख शेयर कैपिटल का, 7.5 लाख प्रीमियम का। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो पहला तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और दूसरा एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टू एंट्रीज में। Now this is the entry being amount due from underwriters on allotment of shares to them. शेयर्स अंडरराइटर्स को जो अलॉट किया जिससे हमको अंडरराइटर से पैसा मिलने वाला है। तो एक से कितना पैसा मिलने वाला है 11,10,000, वाई से 90,000, जेड से 3 लाख, जिसमें से शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी में। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने देखो यहाँ पर एक टेबल बनाया था, अमाउंट रिसीवेबल एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर फ्रॉम अंडरराइटर्स। एक्स का लायबिलिटी आया था, देखो हमारे पहले वाले टेबल में एक्स का लायबिलिटी एक्स टू बाय 55,500 शेयर्स, वाई को खरीदना है 4,500 शेयर्स, जेड को खरीदना 15,000 शेयर्स, टोटल मिलाकर तीनों को 75,000 शेयर्स खरीदना है। तो एक्स को पैसा देना होगा 11,10,000, वाई को देना होगा 90,000, जेड को देना होगा 3 लाख। सो कंपनी विल रिकवर 11,10,000 फ्रॉम एक्स, 90,000 फ्रॉम वाई, जेड से 3 लाख, टोटल मिलाकर कितना वसूल करेंगे 15 लाख। तो 15 लाख में से आधा शेयर कैपिटल का और आधा प्रीमियम का, टोटल मिलाकर तीनों अंडरराइटर्स 75,000 शेयर्स खरीदने वाले हैं। तो 10 रुपया कैपिटल का, 10 रुपया प्रीमियम का, तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 7,50,000, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 7,50,000 प्रीमियम का। तो ये तीनों से इतना पैसा आने वाला है, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू देम। फिर अंडरराइटिंग कमीशन का एंट्री, कमीशन ये हमारा कंपनी का लेके होगा, एक्सपेंस होगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स को देना है, तो अंडरराइटर्स हमारे क्या हो गए क्रेडिटर्स बन गए। कितना कमीशन देना दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर। तो एक्स को कमीशन मिलेगा 90,000, वाई को 37,500 और जेड को 22,500, 1 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पर अंडरराइटिंग कमीशन टोटल मिलाकर देना है 1.5 लाख,
उसमें से x को 90,000, y को 37,500, z को 22,500। एंट्री का एक्सप्रेशन क्या होगा? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू अंडरराइटर्स, क्रेडिट द क्रेडिटर्स। ये हमारे क्रेडिटर्स बन गए, अंडरराइटर्स जिनको हमको पैसा देना है। Being underwriting commission payable at the rate of 5% of issue price. Being underwriting commission payable at the rate of 5% of issue price. Hope you understood these two entries. And now the last entry. देखो हमने टेबल कैलकुलेट किया था जिसमें टेबल के हिसाब से कंपनी हैज टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द अंडरराइटर्स। सी दिस इज अ टेबल। अंडरराइटर से जैसे एक से लेना था 11,10,000 और एक को देना है 90,000, तो अल्टीमेटली कंपनी क्या करेगी? 10,20,000 रिकवर करेगी एक से। वैसे वाई से कितना रिकवर करना है? 52,500। जेड से कितना रिकवर होगा? 2,77,500। तो तीनों से कितना टोटल रिकवर करना है? 13,50,000। तो कंपनी जब ये पैसा रिकवर करेगी तो कंपनी के लिए पैसा आने वाला है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 13,50,000 टू एक्स अकाउंट, टू वाई अकाउंट, टू जेड अकाउंट। तो ये रहा लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, टू वाई अकाउंट, टू जेड अकाउंट। कंपनी के लिए पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। ये अंडरराइटर्स ने पैसा दिया। सो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर्स ऑन फाइनल सेटलमेंट। किसी भी अंडरराइटर्स को कंपनी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि जितना कमीशन देना है उससे ज्यादा तो उनसे पैसा लेना है। मतलब तीनों अंडरराइटर्स से पैसा लेना ही है, किसी अंडरराइटर्स को पैसा देना नहीं है। Therefore the last entry is बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। एक्स से लेना है 10,20,000, वाई से 52,500, जेड से 2,77,500। सो टोटल मिलाकर पैसा आएगा 13,50,000 being amount received from underwriters on final settlement. So hope you have understood the entire question. इस क्वेश्चन के 3 रिक्वायरमेंट्स है। डिटरमिन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर, compute the amount payable or due from underwriters, and pass the journal entry.